मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। प्रसंग चल रहा है और हनुमान जी बता रहे हैं कि लंका में क्या क्या घटा। और इसी बीच जामवंत जी एक प्रसंग सुनाते हैं राम। जामवंत जी बता रहे हैं कि सीता का समाचार लेकर हनुमान जब लौटे सागर तट पर, महेंद्र पर्वत पर आ गए, जहां वो अपने साथियों को छोड़ गए। तो यहां जामवंत, अंगद और उनके दल के जो सदस्य हैं सभी सुन रहे हैं हनुमान को कि लंका में क्या क्या घटा। और जब हनुमान ने पूरी बात बताई और लंका दहन का समाचार भी बताया कि किस तरह से उन्होंने अकेले ही पूरी लंका को दहन कर दिया, जला दिया, विनाश कर दिया, और हनुमान से सीता की कुशलता भी जान ली सभी ने, तो सारा वानर दल गर्जन तर्जन करने लगा। वही अभियान की सफलता उत्तेजना बनकर के सभी की रगों में दौड़ने लगी। उत्साह का स्तर काफी बढ़ता चला गया, काफी बढ़ता चला गया। एक उत्तेजक परिवेश का निर्माण हो गया। और तब हनुमान ने प्रस्ताव किया, जामवंत जी से बोले, अंगद जी से बोले। हनुमान ने कहा कि अब हम सभी लोग अगर इसी समय लंका पर आक्रमण कर दें जाकर के और सीता को मुक्त कराकर राम जी के पास ले चले। हनुमान की बात जब सुनी तो अंगद में भी उत्तेजना आ गई, उत्साह आ गया। अंगद बोले कि हमारे साथ अश्विनी कुमार के पुत्र मैंद और दुविद हैं। मैंद और दुविद दोनों ही अति बलशाली। और जब हनुमान अकेले ही लंका दहन कराए और अब हम सब मिलकर के जब जाएंगे, जामवंत जी भी साथ में होंगे, तो बड़ा आसान है लंका में रावण का वध कर देना और सीता को मुक्त करा लेना। और एकदम से सारा वानर दल लगभग तैयार हो गया कि चलते हैं। पता लगाने की बात तो पूरी हो गई, अब सीधे सीता को लेकर के ही राम के पास चलते। लेकिन जामवंत ने कहा, अंगद से कहा, हनुमान से कहा कि हमें राम का जो आदेश मिला है वो सीता को खोजने का है, सीता को मुक्त कराकर लाने के लिए नहीं। हमें वही काम करना है जो हमें दिया गया। हमें वो काम नहीं करना है जो हमें डिप्यूट नहीं किया गया है, हमें नहीं दिया गया है। और इस प्रकार जामवंत के सुझाव पर अंगद दल किष्किंधा लौट आए। इस प्रसंग के माध्यम से जामवंत ने जो नहीं कहा, राम ने वही सुन लिया। यही है अचीवर्स क्वालिटी। अचीवर कौन होता है अपने जीवन में? जो वो भी सुन लेता है जो कहा नहीं गया है। व्हाट्स द हिडन एजेंडा इन द स्टेटमेंट एंड व्हाट इज काइंड ऑफ विस्परिंग सराउंडिंग। आस पास जो खुशफुसाहटें हैं
उनको भी सुन लेता है। राम ने ये भी सुन लिया और जान लिया कि ये जो अंगद दल है और जो वानर है, इनमें उत्साह बहुत है, बल बहुत है, लेकिन इनमें डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं। अंगद दल में हनुमान के अतिरिक्त जब किसी अन्य वानर में 100 योजन का सागर पार करने की क्षमता थी ही नहीं, तो पूरा वानर दल लंका पहुंचता कैसे? इस बिंदु पर विचार किए बिना आक्रमण की तैयारी कर रहे थे ये। और एक बात महत्वपूर्ण थी कि रावण एक सशक्त राक्षस राजा है। अचानक लंका पर आक्रमण हो जाना या किसी वानर के द्वारा अचानक लंका में आग लगा देना, ये तो एक एक्सीडेंटल घटना है, अचानक हुई घटना है। लेकिन कुछ वानर वीर जाएं और आक्रमण करके रावण का वध कर ले, ये संभव नहीं। ये जो वानर वीर हैं, अंगद, हनुमान, द्विविद, ये सभी रावण की सामर्थ्य को जाने बिना ऐसा सोच रहे। वानर वीर ये नहीं जानते कि जिस कार्य को वो सरल सोच रहे हैं, अति सरल सोच रहे हैं, लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, वो कार्य कितना कठिन है। वानर वीर कठिन कार्य को भी आसान समझने की मानवीय भूल कर बैठते हैं। और यही तो एक सबसे बड़ा दुर्गुण है मानव का, जो अपनी प्रकृति से अपने साथ लेकर के आता है कि कर्म की जटिलता को समझे बिना वो उसे बहुत आसान कर लेता है। ऐसे बात स्थिति स्पष्ट हो गई राम के सामने, और हनुमान फिर अपना लंका विवरण जारी रखते हैं। और जो लंका का विवरण हनुमान बता रहे हैं, राम उससे अपनी ब्रेन मैपिंग करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। सुग्रीव ने जो सुन लिया है हनुमान से, उसको सुग्रीव भी बीच बीच में इंटरप्रेट करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। सुग्रीव बता रहे हैं कि सुग्रीव के आदेश से जब अंगद का दल दक्षिण दिशा की ओर चला और किष्किंधा से चल दिया था दल, कर्नाटक से चल दिया था, और सीतान्वेषण यात्रा थी ये अंगद दल की, और चलता जा रहा है। इस यात्रा में यात्रा के नेता तो अंगद हैं, लेकिन मुख्य कार्यकर्ता तो हनुमान। और हनुमान इस पूरी यात्रा में अन्वेषण करते जा रहे हैं। ये सीता अन्वेषण है, अन्वेषण, टू एक्सप्लोर। अन्वेषण सफलता का पहला उपकरण। हम जब सोच लेते हैं कि यहां हमें पहुंचना है, इस कर्म पर जाना है, तो पहले जरूरी होता है अन्वेषण। सफलता पाने के लिए किया जाने वाला कर्म, मेरे राम, जो सामान्य कर्म होते हैं उससे भिन्न होता है।
क्योंकि ऐसे कर्म में परिणाम की कल्पना बड़ी क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। अन्वेषण दिशा स्पष्ट होती है, कर्म स्पष्ट होता है, और यह भी स्पष्ट होता है कि क्या चाहिए। लक्ष्य तो स्पष्ट है, इसलिए अन्वेषण यात्रा में ऐसा बहुत कुछ मिल सकता है, और मेरे राम मिल जाता है। जो प्रिय लगे, मन वहीं ठहरना चाहे, रुकना चाहे, विश्राम करना चाहे, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं होता, वो अन्वेषण का उद्देश्य नहीं होता। और उन सभी प्रिय लगने वाले तत्वों को भी छोड़ करके आगे बढ़ना होता है मेरे राम, तभी तो लक्ष्य की सफलता होती है। हनुमान के मार्ग में, अंगद के मार्ग में, मेंदो दुविंद के मार्ग में, अन्य साथी वानरों के मार्ग में आ गया है स्वयं प्रभा का आश्रम। बड़ा सुंदर और बड़ा स्वस्थ आश्रम है। मीठे पानी के भरे हुए सरोवर हैं, बड़ी मात्रा में मधु उपलब्ध है जो वानरों को अत्यधिक प्रिय होता है। फलों से लदे हुए वृक्ष हैं। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा मंदोदरी की मां है, रावण की सास है। ये इंद्रलोक की अप्सरा थी स्वयं प्रभा। मय दानव ने इसका अपहरण करके ले आया, और मंदोदरी के जन्म के कुछ समय बाद से स्वयं प्रभा एक ऋषिका का जीवन व्यतीत कर रही। मैं दानव की दानवता में शामिल नहीं हुई स्वयं प्रभा, इसीलिए तो अलग है। आश्रम की रमणीयता, सुरक्षा, दिव्यता हनुमान के अतिरिक्त सभी वानरों को मोटिवेट कर रही है, अभिप्रेरित कर रही है। वे वहीं ठहरना चाहते हैं, और कुछ वानर तो ऐसे हैं जो किष्किंधा वापस जाना ही नहीं चाहते। सोचने लगे हैं कि यहीं ठहर जाएंगे, जीवन यहीं बीत जाएगा। लेकिन हनुमान अन्वेषण के प्रति सचेत हैं, इसलिए ऋषिका स्वयं प्रभा से आतिथ्य और ऊष्मा प्राप्त करके बढ़ चलते हैं अपने लक्ष्य के लिए। और स्वयं प्रभा से पूछते हैं तो क्या, कि बताएं देवी कि बाहर जाने का मार्ग कौन सा है। ये है हनुमान, कर्मनिष्ठ हनुमान। हनुमान जब सागर यात्रा से अन्वेषण प्रारंभ करते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो श्रीलंका है, तो मैनाक पर्वत भी उन्हें ठहरने का निमंत्रण देता है कि ठहर जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो, जलपान कर लो। यहां इतने वृक्ष हैं, इतने फल हैं। लेकिन यहां भी हनुमान ठहरते नहीं हैं। हनुमान को मैनाक पर्वत से अभी बहुत दूर जाना है। जब लक्ष्य बड़ा होता है, संधान की यात्रा बड़ी होती है, तो पड़ाव मंजिल नहीं होते। पड़ावों को तो पार करना होता है, पहुंचना तो मंजिल पर होता है। मानव है मेरे राम,
मानव है मेरे। हनुमान हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होहि श्रमहारी। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होहि श्रमहारी। होहि श्रमहारी होहि श्रमहारी। मानव है मेरे राम, मोह कहाँ विश्राम। जीवन को सफल बनाने की सबसे उत्तम पंक्ति है मोहे कहाँ विश्राम। जिसे विश्राम की आवश्यकता होती है, पल पल विश्राम की आवश्यकता होती है, कर्म से हटता चला जाता है। मोहे कहाँ विश्राम। पूरे अंगद दल में सबसे सक्रिय और पूरे रामायण में, पूरी राम कथा में सर्वाधिक सक्रिय अगर कोई पात्र है तो हनुमान है मेरे राम। और इसीलिए ये केवल हनुमान है जो लंका विजय के पश्चात आजीवन राम के साथ। सब छूट जाएंगे, विभीषण भी छूट जाएंगे, अंगद भी छूट जाएंगे, सुग्रीव भी छूट जाएंगे, जामवंत भी छूट जाएंगे। कोई नहीं रहेगा अयोध्या में राम के साथ। रहेंगे तो केवल हनुमान। और आज भी राम लक्ष्मण सीता के अतिरिक्त उनके परिवार में शामिल कौन है मेरे राम? तुम जानते हो हनुमान। केवल शंकर ही अकेले हैं जिनकी पूजा उनके परिवार के साथ होती है, पत्नी और बेटों के साथ। और राम का परिवार भी है, लेकिन राम के परिवार में लवकुश की पूजा नहीं होती। उनकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती मंदिरों में। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है और हनुमान। यानी हनुमान समाज शास्त्र में कहते हैं सीमांत परिवारी। सीमांत परिवारी होकर के परिवार के अंदर आ गए हैं, क्योंकि मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान तो सेवक है, नौकर थोड़ा है। सेवक और नौकर का यही अंतर है। नौकर तो मालिक की आज्ञा का पालन करता है और जब तक मालिक आज्ञा ना दे वो कुछ नहीं करता। वो आजीविका के लिए नौकरी करता है, इसलिए नौकर है। सेवक अपने मालिक की प्रत्याशा को समझ लेता है। उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, भावनात्मक संबुद्धि होती है कि मेरे मालिक की जरूरत क्या है। राम इशारा करे इससे पहले हनुमान वो कार्य पूर्ण कर देते हैं। उस वेवलेंथ पर रहते हैं कि राम को क्या चाहिए। ऐसे ही तो आनंद था बुद्ध के साथ में। आनंद इसीलिए महत्वपूर्ण बना बुद्ध के जीवन में क्योंकि वो पढ़ाई लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे, लेकिन जानते और पहचानते थे बुद्ध को। इसीलिए आनंद जुड़ गए हमेशा के लिए बुद्ध के साथ। नंदी शिव के साथ में जुड़े हैं और नंदी ही तो दूसरे रूप में आ गए हैं, हनुमान के तरीके से हनुमान के रूप में आ गए। वो शिव के सेवक हैं, ये राम के सेवक। इसीलिए तो रुद्रावतार है हनुमान।
आइए मेरे राम, लौट के फिर चलते हैं। अन्वेषण, सर्वेक्षण और निरीक्षण। अन्वेषण, अन्वेषण माने खोज कर, सर्वेक्षण सर्वे कर, निरीक्षण इंस्पेक्शन कर। ये तीन सफलता के उपकरण हैं। लंका में जब पहुंच गए हैं त्रिकूट पर्वत पर हनुमान, लंका में जब पहुंच गए हैं त्रिकूट पर्वत पर हनुमान, तो सीतान्वेषण का एक पार्ट पूरा हो गया। लेकिन अन्वेषण तो तभी पूरा होगा जब सर्वेक्षण हो जाए। सर्वेक्षण एक स्थूल क्रिया है। सर्वेक्षण का अर्थ है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय वस्तु है, जो सामने दिख रहा है, उसको संपूर्णता से देखें। संपूर्णता से देखना ये नहीं, अरे मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो देख ही नहीं पाया, मैं तो जान ही नहीं पाया, अरे ऐसा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा राम, ये जो डायलॉग है ये उन लोगों के लिए तो उचित है जो सृष्टि के श्रेष्ठतम कर्म में लगे हुए हैं, इन्वॉल्व। उन्हें अगर सामान्य घटनाएं या सूचनाएं ज्ञात नहीं है तो कोई बात नहीं है मेरे राम, क्योंकि एक वो बड़ा कर्म कर रहे हैं इसलिए। लेकिन जो दाल रोटी की जुगाड़ में घूम रहे हैं और उसी से संबंधित जो कर्म और जो दृश्य उनके सामने, और अगर वो उसको भी पहचान नहीं पाते, अपनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाते, तो मेरे राम समझ जाओ कि हमारी जीडीपी कम क्यों रह जाती है, हम उत्पादकता में पीछे क्यों रह जाते हैं। तो केवल देखना ही नहीं है, अपनी आंखों के जरिए दिमाग में रख लेना है। इसे कहते हैं संपूर्णता से देख, ऑब्जेक्ट की ब्रेन मैपिंग कर लेना है, एक तस्वीर बना लेना है। इमेज मेकिंग, इमेज क्रिएशन। और जब इमेज बन जाती है सामने, तब क्या होता है कि मेरे राम, हमको जब आवश्यकता होती है हम अपने मस्तिष्क के माध्यम से उस दृश्य को रिकॉल कर लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रिकॉल कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जैसे जब हम किसी बड़े ग्रंथ का अध्ययन करने से पहले अगर एक सरसरी नजर से देख लेते हैं कि इस ग्रंथ में क्या क्या है, और इससे क्या होता है कि जब हमें जिस प्रकार की सूचना या सामग्री की आवश्यकता होती है हम वहां तक पहुंच जाते हैं। हनुमान त्रिकूट पर्वत पर है और वहां पर जो कुछ भी वो देख रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं राम। त्रिकूट पर्वत पर चढ़ करके हनुमान लंका का सर्वेक्षण अपनी आंखों से करते हैं। हनुमान लंका का एरियल व्यू
अपने अंदर सहेजते हैं मेरे राम। एरियल व्यू, हवाई दृश्य, और उनकी निगाह में 3 तत्व स्पष्ट होने लगते हैं। पहला तत्व है कि लंका सुंदर है, और हनुमान ये अपने मस्तिष्क में प्लान करने लगते हैं कि लंका की सुरक्षा कैसी है, और जब लंका पर राम का आक्रमण होगा तो उस समय की परिस्थितियां क्या हो। पहला बिंदु है कि लंका सुंदर लगी है हनुमान को, क्योंकि हनुमान प्रकृति प्रेमी है और लंका की प्रकृति मोहित कर रही है हनुमान। जो प्रकृति में ही जिसके जीवन का निवास हो, तो प्रकृति तो उसे आकर्षित कर ही रही है। हनुमान देख रहे हैं कि लंका में वनस्पतियों की विविधता और सघनता दोनों है। कदम्ब, कोविदार, चीड़, चिरौंजी आदि के पेड़ बड़ी मात्रा में, और सभी वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे, लाइवनेस है। और कुछ पक्षी तो ऐसे हैं, ऐसे पक्षी भी जिन्हें हनुमान पहचानते नहीं हैं, यानी बाहर से लाए हुए पक्षी। लंका में बड़ी मात्रा में जल सरोवर हैं। समुद्र के निकट होने पर भी, समुद्र पास है, सागर कितना मेरे पास है, लेकिन जीवन में फिर भी प्यास है। सागर प्यास नहीं बुझाता, पानी तो देता है। रावण ने इंतजाम किया है और इसलिए मीठे पानी के सरोवर, पॉन्ड्स बनवाए हैं लंका में, जो कि समुद्र का जल सुरक्षा तो दे सकता है, जल परिवहन दे सकता है, लेकिन मेरे राम प्यास तो नहीं बुझती। सरोवरों में जलचर क्रीड़ा कर रहे हैं। अभी अगले एपिसोड में भी लंका में ही होंगे हम लोग मेरे राम। हनुमान की दृष्टि से राम के कानों तक लंका पहुंचेगी। मानव है मेरे राम। कनक कोट विचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट वीति चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बनय। वन भाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि।